हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में हम सोलारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स की बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सोलारा एक्टिव, हम लोग एक मेंटल मॉडल डिस्कस करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये मेंटल मॉडल क्या मतलब, इट्स मोर ऑफ अ लॉ, इट्स नोन बाय द नेम ऑफ मोर्स लॉ। अब मोर्स लॉ का क्या मतलब है कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट देखते हैं, जैसे अगर हम इंटेल की बात करते हैं, हम AMD की बात करते हैं, तो मोर्स लॉ ये कहता है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट या एक चिप के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो हर 2 साल में डबल हो जाएंगे। एंड अगर वो डबल होते हैं तो उससे क्या आएगा कि जो एफिशिएंसी एंड स्पीड है डिवाइस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये लॉ 1960s में दिया गया था एंड 1960s से लेके आज तक दिस लॉ इज होल्डिंग ट्रू। एंड 41% CAGR पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो एक चिप के अंदर उस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। माने कि आज से कुछ समय पहले अगर हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस एक चिप की 3500 टाइम्स से इंप्रूव हुई है। इस वजह से अगर हम अपने फ़ोन पे देखते हैं तो आज से पहले जो 30 साल पहले कंप्यूटर में होता था, आज हम अपने फ़ोन में ही कर सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में फ़ोन की भी जो स्पीड है और बढ़ते जा रही है। Whereas अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं तो 90,000 टाइम्स इंप्रूव हो गई है। Whereas cost per transistor has fallen by over 60,000 times. So this is what we call compounding on steroids and this is known by the name of Moore's law. But Moore's law का एक inverted form है by the name of Eroom's law. अब Eroom's law क्या है ये आप सोचेंगे। तो Eroom's law बेसिकली क्या कहता है कि जो बिग फार्मा कंपनीज हैं जो बार बार R&D करके न्यू टाइप के ड्रग्स बना रही हैं, इनके साथ क्या हो रहा है इनोवेटर कंपनीज के साथ कि अगर जैसा हम यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे ये R&D करते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके R&D का जो रिटर्न है वो घटते जा रहे हैं। सो दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ Eroom's लॉ। एंड Eroom's लॉ के केस में क्या है, जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिंस 2015 एक रिपोर्ट है वो जो हमें बताती है कि मतलब जो एक जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चर करने का ड्रग, इट हैज रिजन बाय 30% एंड एक ब्लॉकबस्टर लॉन्च करने का जो कॉस्ट है दैट इज $1.53 बिलियन। माने अगर एक फार्मा कंपनी आज खुद सारी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करती है या फिर खुद उस मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करती है तो R&D का जो कॉस्ट है जो वो R&D इंकर कर रहे हैं उसका जो रिटर्न है वो घटते जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, जैसे हमने क्रैम्स की वैल्यू चेन में देखा है, जो इनोवेटर कंपनीज है ये लोग ड्रग को डिस्कवर करते हैं तो इनका जो कॉस्ट है ड्रग डिस्कवरी का ये बढ़ते जा रहे हैं। Now this is where the role of contract manufacturers come in. तो आज हम DVs की बात करते हैं, आज हम सिंजीन की बात करते हैं, आज हम PI इंडस्ट्रीज की बात करते हैं एग्रोकेमिकल्स में, या आज हम न्यूलैंड की बात करते हैं। सो दीज आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। सो Eroom's लॉ की वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत है क्योंकि जो इनोवेटर कंपनीज है इनका R&D के ऊपर जो रिटर्न है वो घटते जा रहे हैं। तो इस वजह से इनको जो अपनी R&D है एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स करनी पड़ रही है टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ मेगा ट्रेंड। कमिंग टू सोलारा एक्टिव, तो हमने इस वीडियो को 7 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो सोलारा एक्टिव की हिस्ट्री है, जो अरुण कुमार की हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे कि कितना M&A का इनका हिस्ट्री रहे। सेकंड पार्ट में हम लोग जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड एक API इंडस्ट्री में उसकी बात करेंगे, हम डिफरेंट कंपनीज के एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में वील बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स ऑफ सोलारा एक्टिव, जिसमें जो आपका बेस बिजनेस आता है और फिर कॉम्प्लेक्स एंड नीश बिजनेस आता है। एंड साथ साथ हम कैपेक्स प्लान्स डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट 2 पार्ट्स में हम लोग थीसिस पॉइंटर्स, एंटी थीसिस पॉइंटर्स एंड लास्ट में हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जो SOIC इंटेंसिव स्टूडेंट्स हैं उसके लिए इस वीडियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी रिलीज करेंगे, जिसमें वील बी टॉकिंग अबाउट कि आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन जो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, जो SOIC का फ्रेमवर्क है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो आपने कोर्स में सीखा था वो यहाँ पे कैसे लगता है। So the promoter of Solara Active is Arun Kumar and TPG Group. बट अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इस कंपनी को रिसर्च करते हुए प्रमोटर के बैकग्राउंड और प्रमोटर की हिस्ट्री में काम करते हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज दिस इज़ वन प्रमोटर विच आई थिंक मैंने ऐसी इंडियन कंपनीज में ज़्यादा देखा नहीं कि इतनी ज़्यादा जहाँ पे M&A हो रही हो। M&A क्या होता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो अगर हम अरुण कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो अरुण कुमार ने आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 12 to 13 M&A ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो अगर हम फर्स्ट M&A देखते हैं तो इन्होंने अजीला स्पेशलिटीज करके कंपनी में $200 मिलियन लगाया था, जिसको दे सोल्ड फॉर $1.65 बिलियन विद इन 3 ईयर्स। नाउ 2010 में इन्होंने एक कंपनी ली थी एंड दिस कंपनी बेसिकली ऑपरेट्स इन एन इंजेक्टेबल स्पेस। अब इंजेक्टेबल्स की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड इन्होंने यहाँ पे कंपनी से जब एग्जिट लिया तो एग्जिट वाज मोर देन 3 to 4x विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 3 ईयर्स के अंदर।
तो यहाँ पे अगर हम बार बार इनकी M&A की बात करेंगे तो आपको एक कॉमन स्ट्रैटेजी दिखेगी। कॉमन स्ट्रैटेजी क्या है कि जब ये किसी कंपनी में घुसते हैं तो इनका एग्जिट प्लान ऑलरेडी रेडी होता है। एंड याद रखा जो इनका अभी जो इनकी कंपनी है स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेस डिविजन्स हैं। यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का बिजनेस बना रहे हैं फॉर बायोलॉजिक्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसी को अगर लार्ज मॉलिक्यूल समझना है तो आप हमारी सिंजीन की वीडियो भी देख सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इनके बहुत सारी बिजनेस डिविजन्स हैं एंड जैसे जैसे अपनी बिजनेस डिवीजन को ये बिल्ड करते हैं वैसे वैसे उसको सेल ऑफ कर देते हैं। तो आई थिंक ही इज़ लाइक अ वेंचर कैपिटलिस्ट इन द फार्मा वर्ल्ड। और अगर हम यहाँ पे इनकी M&A ट्रांजैक्शंस देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने 20 मिलियन इन्वेस्ट करा था एसेंट फार्मा हेल्थ में 2006 में, एंड 2012 में इन्होंने 393 मिलियन पे सेल करा था वॉटसन फार्मास्यूटिकल्स को 2012 के अंदर। अगेन एरो फार्मास्यूटिकल, इनकी जो ऑस्ट्रेलियन सब्सिडी थी स्ट्राइड्स की, वो भी इन्होंने सेल ऑफ कर दिया था। फिर इन्होंने स्ट्राइड्स एग्रो लैब और शासन फार्मास्यूटिकल को मर्ज कर दिया था। एंड यहाँ पे इनका जो इंडियन ब्रांडेड जेनेरिक बिजनेस था शासन का, इन्होंने एरिस लाइफ साइंसेस को आई थिंक 2017-2018 में कुछ 500 करोड़ के आसपास बेचा था। अगेन और अगर हम यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन देखें तो यहाँ पे जैसे हमने सीक्वेंट साइंटिफिक की बात करी थी, तो सीक्वेंट साइंटिफिक के भी प्रमोटर यही थे। बट सीक्वेंट साइंटिफिक इन्होंने 2020 में कार्लाइल को आई थिंक समवेयर बिटवीन 80 to 83 रुपीज पर शेयर पे सेल ऑफ कर दिया था। एंड अगर हम सोलारा की बात करते हैं तो अगर हम जर्नी देखते हैं सोलारा की, तो सोलारा वॉज बेसिकली मेड बाय द डी मर्जर ऑफ ह्यूमन API बिजनेस ऑफ सीक्वेंट एंड स्ट्राइड्स। ह्यूमन API बिजनेस माने ह्यूमन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बिजनेस। तो अगर हम जहाँ पे जैसे वैल्यू चेन देखते हैं दवाई में, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैल्यू चेन में फर्स्ट आपका की स्टार्टिंग मटेरियल आता है, फिर आपके इंटरमीडिएट्स आते हैं, फिर आपके APIs आते हैं, देन आपकी एंड फॉर्मुलेशन आती है। तो सोलारा आज API स्पेस में ऑपरेट करता है। जब हमने सीक्वेंट की बात करी थी तो सीक्वेंट एनिमल API स्पेस एंड एनिमल फॉर्मुलेशन स्पेस में ऑपरेट करता है, पर सोलारा ह्यूमन API स्पेस में ऑपरेट करता है। तो जब सोलारा बना था उस टाइम पे क्या होता है, जब जो सीक्वेंट का जो ह्यूमन API बिजनेस था उसको डीमर्ज करा गया था सोलारा में, एंड साथ साथ इसके जो स्ट्राइड्स का कुछ ह्यूमन API बिजनेस था वो भी डीमर्ज करके इसमें लाया गया था सोलारा में। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ सोलारा। एंड 2018 में विद इन 6 मंथ्स इस कंपनी का IPO आ गया था। तो कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे हुई थी। एंड यहाँ पे आप प्रमोटर का जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा M&A होती है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में हम जब एक एंटी थीसिस और थीसिस पॉइंटर्स में आएंगे तब हम इस M&A ट्रांजैक्शन की भी वापस जरूर बात करेंगे। Now coming to a very important concept in investing, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स एंड जो काफ़ी सारे SOIC के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप माइक्रो और मैक्रो दोनों को इकट्ठे पढ़ा करो। मैक्रो को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपको इंडस्ट्री का ट्रेंड समझ आए, माइक्रो को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन सा प्लेयर इस ट्रेंड का बेनिफिशियरी है, एंड क्या जो मैक्रो का ट्रेंड है वो इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है या फिर सिर्फ एक या दो प्लेयर्स ही बेनिफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बिग पिक्चर में, तो यहाँ पे अगर हम कंपनीज देखते हैं, जैसे अगर बिग पिक्चर में फिर टॉक अबाउट PI इंडस्ट्रीज, तो PI इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली 2000 करोड़ का QIP करा है। एंड ये QIP क्यों करा है? बिकॉज PI इंडस्ट्रीज इज लुकिंग फॉर एसेट्स इन फार्मास्यूटिकल APIs एंड इंटरमीडिएट्स। आई थिंक APIs का तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, बट फार्मा स्पेस के अंदर या फार्मा वैल्यू चेन के अंदर आने के लिए PI इंडस्ट्रीज इज एक्टिवली लुकिंग फॉर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज, माने एक्विजिशन करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम DVs की कॉन कॉल देखते हैं जो इस बार Q3 FY21 की थी, तो DVs इतने बड़े बेस के बाद भी आज DVs की कॉन कॉल में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट थी वो ये थी कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ। From Q4 FY21 and Q1 FY22 onwards, you should see the growth curve, right? फिर अगर हम सीक्वेंट की कॉन कॉल्स पढ़ते हैं 2018 एंड 2019 को, तो पता लगता है, तो वो भी बोलते हैं कि वी आर सीइंग स्ट्रक्चरल चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द API एंड द API इंडस्ट्री इटसेल्फ। अगर हम आरती इंडस्ट्रीज का जो रिसेंट डिसीजन है अपना जो उनका फार्मा वाला डिवीजन है उसको डीमर्ज करने का, अगर वो हम देखते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज का भी अगर हम फार्मास्यूटिकल या API स्पेस के जो इनके मार्जिन है, अगर EBIT मार्जिन यहाँ पे देखते हैं तो EBIT मार्जिन आर ऑन एन अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी इन द लास्ट 4 to 5 years। एंड अब वो बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि उस बिजनेस को ये डीमर्ज कर रहे हैं। तो बिगर पिक्चर देखना बार बार बहुत जरूरी है। काफी लोग कहते हैं APIs अच्छा कर रहे हैं, पर अगर APIs अच्छा कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, तो जो माइक्रो प्लेयर्स हैं या फिर जो डिफरेंट प्लेयर्स है वो क्या कह रहे हैं। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो नैरेटिव है वो नंबर्स के साथ बार बार मैच कर रहा है, क्योंकि इन प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा कैपेक्स भी अनाउंस करा है।
यहाँ पे एक जो और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम आरती ड्रग्स की कॉन कॉल पढ़ते हैं तो आरती ड्रग्स अपनी कॉन कॉल में बताते हैं कि इस टाइम पे कोई भी बिजनेस जो 80% यूटिलाइजेशन लेवल पे ऑपरेट कर सकता है, वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर जाती है एपीआईज में। एंड आरती ड्रग्स का आज अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन इज समवेयर अराउंड 19 to 20%। पर आरती ड्रग्स जो आज कैपेक्स कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 ईयर में उनका टारगेट है, आज अगर उनका 2100 करोड़ की सेल्स है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में दे वांट टू टेक द सेल्स टू 4500 करोड़ के आसपास। एंड दे आर सेइंग कि मार्जिन्स 24 to 25% तक चले जाएंगे। तो माने क्या हम एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड देख रहे हैं एपीआई इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड सेल्स ग्रोथ एज वेल। अगेन अगर हम आरती इंडस्ट्रीज के यहाँ पे कॉन कॉल देखते हैं तो ये लोग ये बताते हैं कि अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो ओवरऑल व्हाट वी हैव सीन इज दैट कंपटीशन व्हिच वी यूज्ड टू फेस फ्रॉम चाइना फ्रॉम 2005 to 2010 almost 15 years back, that has drastically reduced in last 4 to 5 years। माने जो 10-15 साल का कंपटीशन था वो लास्ट 4 to 5 years में ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। And this is also one of the reasons why we are able to capture the import substituted product in the absence of PLI scheme. Also we were able to capture that much market from the Chinese players। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि PLI स्कीम होने के बावजूद भी, मतलब लास्ट 5-10 ईयर्स में PLI स्कीम तो नहीं थी, वो अब आ रही है, उसके बावजूद भी आरती ड्रग्स ने जो यहाँ इंडियन एपीआई मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन एपीआई मार्केट है, इसके अंदर आरती ड्रग्स ने मार्केट शेयर कैप्चर करा है। तो दिस मेक्स अस वेरी वेरी क्यूरियस कि आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्या ये इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है? एंड अगर क्या ये इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है तो काफ़ी सारे प्लेयर्स इस ट्रेंड के थ्रू बेनिफिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इंडियन चाइनीज प्लेयर्स का अगर कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं तो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो कि चाइना की जो एपीआई प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 20 to 30% लोअर देन इंडिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कुछ एफिशिएंट प्लेयर्स हैं, जैसे आरती ड्रग्स या फिर अगर हम बात करते हैं सोलारा की या लॉरस लैब्स की, या फिर हम और भी प्लेयर्स की बात करते हैं एपीआईज में, तो यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है कि कुछ जो एफिशिएंट प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पे 2 या 3 टाइप्स के एपीआईज हैं। एक टाइप का आपका एपीआई है जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम चाहिए, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम चाहिए वहाँ पे 2-3 प्लेयर से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल के आसपास आके बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। सेकेंडली क्या होती है एपीआई कंपनीज की स्ट्रैटेजी कि एपीआई कंपनीज बार बार प्रोसेस एफिशिएंसी पे फोकस करती है। अगर हम एनजीएल फाइनकेम की बात करें, जो आज एक एनिमल फार्मास्यूटिकल एपीआई कंपनी है जो नॉन रेगुलेटेड मार्केट्स में है, वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम 15 to 20 स्टेप्स करते हैं केमिस्ट्री में बिफोर प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट। मानो इतना इंटीग्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एफिशिएंसीज, एंड इवन दैट कंपनी हैज बीन मोर देन 100 bagger in last 15 to 20 years के आसपास। सो अगेन दिस इज अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड दैट वी आर सीइंग इन द मेकिंग। इस वजह से इस इंडस्ट्री को आई थिंक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो इंडिया का 65 to 70% जो एपीआई की नीड है आज भी वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज वेल। तो जैसे हमने कंपनीज में देखा है लाइक बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस, तो बालाजी अमाइंस के केस में हमने देखा है कि कैसे बालाजी अमाइंस इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रही है, कैसे दीपक नाइट्राइट ने फिनॉल्स के इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करा। तो इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री की जो अगर हम वैल्यू चेन पढ़ते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू स्पॉट सच ट्रेंड्स वेरी अर्ली एज वेल। So with this, we'll deep dive into. Solara has 3 business segments. So the first business segment is of the base APIs. Second business segment is of the complex APIs and the niche APIs. Third business segment is of CRAMS, that is contract research and manufacturing services. पर इससे पहले हम बात करें इनके तीनों बिजनेस सेगमेंट की, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको बताना चाहता हूँ। तो SOIC फ्रेमवर्क में ज़्यादातर हम ऐसी कंपनीज देखते हैं जहाँ पे प्रॉफिट पूल इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स है, लास्ट 4 to 5 ईयर्स में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स ने आई थिंक मोर देन 20 to 25% का CAGR दिया है। बिकॉज इन कंपनीज लाइक IGL एंड गुजरात गैस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका प्रॉफिट पूल कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज एक जगह पे एक ही जैसे पाइपलाइन डली हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रॉफिट पूल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अगर हम अमाइंस इंडस्ट्री में देखते हैं तो अल्काइल एंड बालाजी अमाइंस आर दी ओनली 2 प्लेयर्स, जिसकी वजह से अमाइंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूल
सिर्फ 2 लोगों के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे कुछ जैसे नीश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, समथिंग लाइक गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स ने क्या करा है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में उन्होंने पेटेंट ले लिया है, कुछ इतना ज्यादा SKU वाला बिजनेस है, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर गरवारे का प्रॉफिट पूल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। सिमिलरली अगर हम API इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो यहाँ पे आज 2 टाइप ऑफ API हैं, एक तो आपके जेनेरिक APIs हैं, एक तो आपके कॉम्प्लेक्स APIs हैं। तो अगर यहाँ पे अगर इनका प्रॉफिट पूल देखते हैं तो बीच में अगर फॉर्मुलेटर है तो फर्स्ट वन इज अ जेनेरिक API। तो बीच में अगर फॉर्मुलेटर है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है टू चूज फ्रॉम एन API प्लेयर। माने एक मॉलिक्यूल के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है, तो उसको हम कहते हैं जेनेरिक API। एंड जेनेरिक API में क्या होता है, अगर किसी कंपनी को सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी ऑफ हाई वॉल्यूम, बट आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होनी चाहिए। जैसे आरती ड्रग्स के केस में देखें तो आरती ड्रग्स इज प्योरली अ जेनेरिक API प्लेयर, बट वो क्यों इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाए हैं, बिकॉज यहाँ पे उनके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटते जाता है। तो जो सोलारा का बेस बिजनेस है आज वो इस टाइप का बिजनेस है जब हम बात करेंगे। नाउ सेकंड वन जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दैट इज द कॉम्प्लेक्स APIs। अब कॉम्प्लेक्स API में क्या होता है, क्योंकि दीज APIs आर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होती है। एंड क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होती है तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम देखते हैं तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर एक कॉम्प्लेक्स API प्लेयर है तो काफी सारे फॉर्मुलेटर्स होंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट पूल उस इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम हाई ROC नंबर्स देखते हैं, जिसकी वजह से हम हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। तो अगर हम DVs की बात करेंगे तो DVs इज अ मिक्सचर ऑफ जेनेरिक APIs एंड कॉम्प्लेक्स APIs, क्योंकि DVs ने क्या करा जेनेरिक APIs में प्रोसेस एफिशिएंसी ऐसी बना दी कि कुछ मॉलिक्यूल्स में मोर देन 50% मार्केट शेयर है DVs का। तो मॉलिक्यूल लेवल पे जब प्रॉफिट पूल की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज व्हाट लीड्स टू ह्यूमंगस साइज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये तो कॉम्प्लेक्स APIs की बात थी। एंड इसके बाद हम जो 3 बिजनेस सेगमेंट्स है सोलारा की उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है इनका is that of base APIs। So base APIs कौन से हैं? These are high volume products, बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि हाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो जो सोलारा का प्रोसेस एफिशिएंसी है, जो उनकी मैन्युफैक्चर करने की एफिशिएंसी है वो बाकी प्लेयर्स से अच्छा होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा मार्जिन कमा पाए इस बिजनेस में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो की मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, सो वन ऑफ द की मॉलिक्यूल इज आइबुप्रोफीन। तो आइबुप्रोफीन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग API। तो आइबुप्रोफीन माने पेन किलर। अगर आपने कॉम्बीफ्लैम सुनी है तो कॉम्बीफ्लैम इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफीन। तो आइबुप्रोफीन एक्चुअली 1960s में इन्वेंट हुई थी। एंड अगर हम बात करते हैं आइबुप्रोफीन की तो यहाँ पे ये पेन किलर का काम करती है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यहाँ NSAID भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड नहीं है पर फिर भी ये पेन किलर का काम करती है, इस वजह से हम इसे NSAID कहते हैं। एंड साथ साथ जो माइनर पेन और दर्द है ये उसके लिए यूज होती है। अगर यहाँ पे हम आइबुप्रोफीन की वैल्यू चेन देखते हैं तो पहले तो आपका की स्टार्टिंग मटेरियल है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे इंटरमीडिएट है वो आपका आइसोब्यूटाइल बेंजीन आता है। तो अगर हम IBB या आइसोब्यूटाइल बेंजीन की बात करते हैं तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन आपका IOCP केमिकल्स बनाते हैं एंड साथ साथ विनीति ऑर्गेनिक्स बनाते हैं। फिर इंटरमीडिएट्स के बाद आता है आइबुप्रोफीन, फिर आइबुप्रोफीन के बाद आता है फॉर्मुलेशन। तो अगर हम जब इसकी बात करते हैं सोलारा की तो जो आइबुप्रोफीन है दैट इज एन API, तो इस स्पेस में ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आइबुप्रोफीन की माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं तो आइबुप्रोफीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्यों है सोलारा के लिए, क्योंकि आई थिंक सो 20 to 25% ऑफ सेल्स ऑफ अगर हम बात करते हैं कि 20 to 25% ऑफ सेल्स कम्स फ्रॉम आइबुप्रोफीन। एंड यहाँ पे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं सोलारा एज अ सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ आइबुप्रोफीन। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो IOL केमिकल के पास कुछ 12,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। एंड यहाँ पे वो 150 to 200 करोड़ का कैपेक्स इंकर कर रहे हैं। एंड IOL केमिकल्स आज एक 50 to 60% उनका सेल सिर्फ आइबुप्रोफीन से आता है। तो काफ़ी रिस्की बिजनेस है हमारे व्यू में। जो सोलारा एक्टिव की बात करते हैं तो आज इनकी 8400 टन पर एनम की कैपेसिटी है जो रिसेंटली एक्सपैंड हुई है। एंड उसके बाद आपके जो 4 मेजर प्लेयर्स आते हैं, एक तो आपका चाइनीज प्लेयर है जहाँ 5000 टन पर एनम की है, फिर BASF है जिसका 5000 टन पर एनम है, बट 2018 से कैपेक्स कर रहे हैं। एंड 2021 में इनका जो कैपेक्स है वो कमर्शलाइज होने वाला है।
सो अगेन अगर हम BASF की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी आइबुप्रोफेन की कैपेसिटी बढ़ने वाली है वर्ल्ड में, क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा है आइबुप्रोफेन में कि आज जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आइबुप्रोफेन की 35,000 टन्स पर एनम है, बट वर्ल्ड में डिमांड कुछ 40,000 टन्स पर एनम है आइबुप्रोफेन की। सो अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस टाइम पे डिमांड सप्लाई मिसमैच है। एंड 2018 में यहाँ पे एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि 2018 में जैसे BASF का जो प्लांट था आइबुप्रोफेन का, वहाँ पे एक शटडाउन हुआ था, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ आइबुप्रोफेन रोज बाय अ लॉट, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो IOLCP वाज वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज। पर इस टाइम पे क्या हुआ था, सोलारा और IOL केमिकल्स में क्या फ़र्क है कि सोलारा सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे सेलिंग करता है आइबुप्रोफेन की, क्योंकि IOL केमिकल्स काफ़ी बारी स्पॉट सेलिंग भी करता है। तो स्पॉट सेलिंग और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता है कि स्पॉट सेलिंग में तो उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो आपको मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होता है, जैसे हम सोलारा में देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी प्राइसिंग यूजुअली फिक्स्ड होती है। तो जब आइबुप्रोफेन का प्राइस वेंट टिल $18 पर किलो, तभी भी सोलारा सिर्फ $12 to $14 पर किलो पे ही अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा था। इसका डाउनसाइड क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते, बट इसका अपसाइड क्या है कि अगर प्राइसेस नीचे भी जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे इनकी कॉन कॉल पढ़ सकते हैं, तो कॉन कॉल में इन्होंने ये बात भी बोली थी कि हमारे जो आइबुप्रोफेन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कुछ 3 to 5 to 7 ईयर्स के आसपास हैं। सो दिस इज देयर फर्स्ट की मॉलिक्यूल इन द बेस बिजनेस। जो इनका सेकंड की मॉलिक्यूल है बेस बिजनेस में, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रांजिंकाटेल। तो दिस इज एन एंटी वॉर्मिंग मेडिकेशन जो विच इज अगेन अ जेनेरिक API। फिर थर्ड मॉलिक्यूल इनका गाबापेंटिन है जो जितने भी सीजर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। फिर फोर्थ मॉलिक्यूल इनका टैमीफ्लू है। तो आपको याद होगा 2009-10 में जब स्वाइन फ्लू फैला था तो उसके इलाज के लिए टैमीफ्लू करके एक मेडिसिन आई थी। सो अगेन इसका API ये लोग बना रहे हैं। फिर जो इनका फिफ्थ मॉलिक्यूल है दैट इज यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट। अब इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे जब इनका फिफ्थ मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो बेसिकली ये तब यूज होता है जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए, क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो न्यू ऑर्गन आया बॉडी में, वो उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से काफ़ी बारी एक्सेप्टेंस नहीं होती बॉडी में। तो जो ये मेडिसिन है इसका पर्पस क्या है कि आप उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर दे। सो दिस इज देयर बेस बिजनेस। एंड बेस बिजनेस में आज क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक जो टॉप 5 मॉलिक्यूल्स वुड बी समवेयर क्लोज टू 40 to 50% ऑफ देयर सेल्स, राइट, क्योंकि आइबुप्रोफेन अकेला ही 25 to 30% के आसपास है। पर बेस बिजनेस एंड अगर हम यहाँ पे जो सोलारा की स्पेशलिटी है उसकी बात करते हैं, तो सोलारा की स्पेशलिटी है इन पॉलीमर बेस्ड APIs। अगेन पॉलीमर बेस्ड APIs आर वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो पॉलीमर बेस्ड APIs का बेसिकली पर्पस क्या है कि जो अगर हम बाकी काफ़ी ड्रग्स देखते हैं, या चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो या बायोलॉजिक्स हो, सो दे बाइंड टू द प्रोटीन्स इन द बॉडी। बट पॉलीमर ड्रग्स का क्या काम है कि rather than interact with the body, they stay unabsorbed, capturing unwanted salts or acids in their molecular webs until they are excreted away। तो बेसिकली ऐसे APIs हैं जो आपके मतलब अगर हम किसी को किडनी की डिजीज है तो उसके लिए यूज होंगे, बिकॉज देयर पर्पस इज टू कैप्चर दी अनवांटेड सॉल्ट्स। अगर यहाँ पे अगर इनका एक और API देखते हैं जो ये लोग बनाते हैं, तो दिस इज बाय द नेम ऑफ सेविलामीर। तो यहाँ पे जो ये API बना रहे हैं, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन पॉलीमर केमिस्ट्री। एंड क्योंकि ये किडनी के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं पॉलीमर बेस्ड APIs, तो जितने भी अनवांटेड सॉल्ट्स हैं किडनी में उनको ट्रीट करने के लिए या फिर उनको निकालने के लिए बॉडी से पॉलीमर बेस्ड API का यूसेज होता है। एंड दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम सोलारा ओनली सिंजीन इज वन मोर कंपनी जिसका पॉलीमर बेस्ड केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज है। तो ये जो इनका बेस बिजनेस था। एंड यहाँ पे साथ साथ हमने एक चीज़ और भी सीखी कि ये पॉलीमर बेस्ड API में काफ़ी बड़े प्लेयर है। नाउ कमिंग टू द नीश बिजनेस एंड द कॉम्प्लेक्स API बिजनेस। तो नीश और कॉम्प्लेक्स API बिजनेस दीज आर बेसिकली APIs विच आर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे अगर हम सोलारा की फाइलिंग देखते हैं, सो वी गेट टू नो यहाँ पे कि सोलारा हैज समवेयर क्लोज टू मोर देन 20 to 25 मॉलिक्यूल्स अपनी DMF फाइलिंग में ऐसे जो बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्स टू प्रोड्यूस हैं।
एंड मोर ओवर यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि इस क्वार्टर में जब इन्होंने बताया कि हमने 2 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लॉन्च करे हैं, एंड ये जो 2 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी स्केल अप स्टेज चल रहे हैं, माने इनका भी जो कमर्शलाइजेशन है जस्ट हुआ है, बट दीज मॉलिक्यूल्स आर जस्ट बीइंग स्केल्ड राइट नाउ. सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस बिकॉज ये हायर मार्जिन बिजनेस होएगा एज कंपेयर टू द बेस एपीआईज बिजनेस. यहाँ पे और भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है नोटिस करने की कि मैनेजमेंट ने बार बार कॉन कॉल्स में गाइडेंस दी है कि हर साल हमारा जो रेवेन्यू है दैट विल कम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स बाय 8 to 10%. माने हर साल हम 8 to 10% के आसपास जो अपनी सेल्स हैं जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनसे लेके आएंगे. एंड यहाँ पे एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स और नीश एपीआईज में लॉन्च करा है, दैट इज बाय द नेम ऑफ कॉल्चिसिन. अब कॉल्चिसिन क्या करता है बेसिकली, कॉल्चिसिन इज बीइंग proven effective in against COVID, and moreover जो कॉल्चिसिन है अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स है ना नीश एपीआई. तो ये तो इनका जो नीश और कॉम्प्लेक्स एपीआई वाला बिजनेस है. पर यहाँ पे साथ साथ इनका जो थर्ड सेगमेंट है दैट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. तो अभी इन्होंने रिसेंटली ये बिजनेस स्टार्ट करा है, कर तो पहले से रहे थे बट रिसेंटली काफी फोकस करना स्टार्ट करा है इस बिजनेस पे, एंड आज भी ये बिजनेस इज क्लोज टू 10% ऑफ देयर सेल्स. तो अगर हम क्रैम्स बिजनेस की वैल्यू चेन देखते हैं तो हमें पता लगता है कि प्री क्लिनिकल होता है, फिर फेज 1 होता है, फेज 2 होता है और फेज 3 होता है. किसी को इस बिजनेस को डिटेल में समझना है तो आप हमारी जो सिंजीन वाली वीडियो है अगेन आप उसको देख सकते हैं. बट सोलारा एक्चुअली फेज 3 एंड कमर्शलाइजेशन स्टेज में ऑपरेट करता है कि जो एपीआईज ऑलरेडी कमर्शियल हो चुके हैं उनके अंदर सोलारा ऑपरेट कर रहा है, एंड उनकी जो इंटरमीडिएट है सोलारा वो बना रहा है. अगर किसी को इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसे एनालाइज करते हैं इन डेप्थ वो समझना है, या फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉफिट पूल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अगर आपको बेसिकली इंडस्ट्री की मैक्रो एंड माइक्रो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सो वी हैव एन SOIC इंटेंसिव कोर्स जहाँ पे हम ये सारी चीजें सिखाते हैं. द लिंक टू विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड मोर ओवर हम हर महीने या फिर हर 2 महीने में हम SOIC सेक्टोरल वेबिनार कराते हैं, SOIC फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं विच आर अ पार्ट ऑफ द कोर्स एज वेल. एंड ऑन 28 Feb हम ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के ऊपर वेबिनार करा रहे हैं. सो कमिंग बैक टू सोलारा, सो कमिंग टू अगेन देयर क्रैम्स बिजनेस, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं दैट इज TPG ग्रुप एंड अरुण कुमार, तो उन्होंने यहाँ पे वारंट्स इन्फ्यूज करे थे समवेयर क्लोज टू 400 to 460 करोड़ के आसपास. तो उन वारंट्स का जो यूसेज है दैट इज बेसिकली सोलारा विल बी डूइंग एन इनऑर्गेनिक एक्विजिशन इन क्रैम्स बिजनेस. इनऑर्गेनिक एक्विजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने नवीन फ्लोरिन में देखा था, उन्होंने मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स को अक्वायर करा था फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, माने डिफरेंट जो कंपाउंड्स है उनका टेक्निकल नो हाउ लेने के लिए. सिमिलर चीज जो सोलारा है आज इसमें करने वाली है. तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक आता है तो देखते हैं कौन सी स्पेस में आता है. बट दिस इनऑर्गेनिक एक्विजिशन वुड नॉट बी इन इंडिया बट इट विल बी डन इन द वेस्ट. तो यहाँ पे एक ये रिस्क भी है एंड दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल, बिकॉज अगर आप कोई मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी अक्वायर कर रहे हैं तो आपके लिए एक डिफरेंट गेटवे ओपन हो जाता है फॉर न्यू बिजनेस एंड मॉलिक्यूल्स एज वेल. So this was the CRAMS business. Now coming to the CapEx plans. तो सोलारा की आज क्लोज टू 5 to 6 फैसिलिटीज हैं, पर इनकी जो फ्लैगशिप फैसिलिटी है दैट विल बी द वन एट वाइजाग. तो वाइजाग में अभी इनका जो फेज 1 है वो ओवर हुआ है, एंड फेज 1 के अंदर इनकी जो आइबुप्रोफेन की कैपेसिटी है वो यहाँ से इंक्रीज हो गई है. फ्रॉम 3800 टन्स पर एनम इनकी कैपेसिटी 4600 टन्स पर एनम से और इंक्रीज हुई है फेज 1 में. फेज 2 में क्या कर रहे हैं वाइजाग में, ये मल्टीपर्पज प्लांट लगा रहे हैं. तो मल्टीपर्पज प्लांट का मतलब क्या है कि MPP प्लांट्स में ये लोग क्या करेंगे कि लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स विद हाई वैल्यू की प्रोडक्शन ज्यादा होगी MPP प्लांट्स में. सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इस साल इन्होंने कुछ 200 करोड़ का कैपेक्स करा है, एंड नेक्स्ट ईयर अगेन 200 करोड़ के आसपास का कैपेक्स होगा. एंड इस कैपेक्स पे इनका एसेट टर्न इज समवेयर क्लोज टू 2x के आसपास. सो अगेन यहाँ पे सेल इस साल वाले कैपेक्स से कुछ 300 to 400 करोड़ से बढ़ सकती है, एंड जो नेक्स्ट ईयर का भी कैपेक्स है वहां से भी सेल कुछ 300 to 400 करोड़ से बढ़ सकती है. सो वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वन मोर लाइन ऑफ कैपेक्स दैट दे आर डूइंग इज एट माइसूरू. तो माइसूरू वाले प्लांट में ये लोग इंटरमीडिएट्स के लिए कैपेक्स करेंगे एंड APIs के लिए कैपेक्स करेंगे. सो दीज आर देयर कैपेक्स प्लान्स. कमिंग टू द थीसिस पॉइंटर्स फर्स्ट, तो आज क्या थीसिस पॉइंटर्स है सोलारा में ये देखते हैं.
तो पहला थीसिस पॉइंटर है कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाएगा। मानिए अगर क्रैम्स बिजनेस और कंट्रीब्यूट करता है और जो नीश एंड कॉम्प्लेक्स एपीआई मॉलिक्यूल्स है अगर उनका अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो दैट कैन बी इंटरेस्टिंग, बट शायद से नेक्स्ट ईयर में नहीं होएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जो आइबुप्रोफेन का प्लांट आ रहा है दैट विल बी केटरिंग द सेमी रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट्स, जहाँ पे शायद से थोड़ा सा जो मार्जिन है वो कम होता है। रेगुलेटेड मार्केट्स आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है लाइक यूएस एंड यूरोप, मेरा जो अनरेगुलेटेड और जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स है ये साउथ अमेरिका में एंड अफ्रीकन कंट्रीज में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम होता है। एंड सेकेंडली अगर यहाँ पे हम थीसिस पॉइंटर देखते हैं, सेकंड थीसिस पॉइंटर इज की सक्सेसफुल क्रैम्स एक्विजिशन। एंड थर्ड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मीडियम टर्म में मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो देखते हैं लास्ट 6 to 7 क्वार्टर से, तो ग्रॉस मार्जिन आर ऑन एन इम्प्रूविंग ट्रेजेक्टरी। जब ग्रॉस मार्जिन आर ऑन एन इम्प्रूविंग ट्रेजेक्टरी तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मिक्स तो चेंज हो ही रहे, पर साथ साथ जब सोलारा लिस्ट हुआ तो एक्चुअली तो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट है उन्होंने अनाउंस करा था कि हम कॉस्ट एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली द मैनेजमेंट हैज वॉक द टॉक इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स एज वेल। साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चरल शिफ्ट तो इस टाइम पे चल रहा है। सेकंड अगर यहाँ पे एक और थीसिस पॉइंटर हम देखते हैं, सो दैट इज ग्रॉस मार्जिन सस्टेनिंग एंड आरओसी इंप्रूविंग। तो यहाँ पे अगर हम इनका आरओसी देखते हैं तो लास्ट ईयर 16.8% था, बट 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 21 में ऑलरेडी 18.3% आ चुका है, whereas आरओई भी 16% से 18% तक आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम अगर हम गुडविल की बात करते हैं उसको अगर उसको एडजस्ट करके आरओसी कैलकुलेट करते हैं तो 18% के ऊपर जा चुकी है। सो अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका एसिड ब्लॉक ऑलरेडी लग रखा है तो आपके एसिड टर्न्स इंप्रूव हो रहे हैं। एंड सेकेंडली कॉस्ट एफिशिएंसी मोटिव्स की वजह से एंड प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से आपके जो मार्जिन है इंप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि हमारे मार्जिन 53 to 55% के बीच में रहेंगे। दीज आर ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन कैसे आते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है। बट जिस टाइप के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं 3 to 5 years डाउन द लाइन, मे बी जो इनके मार्जिन है फ्रॉम 53 to 55% ग्रॉस मार्जिन माइट एक्सपैंड टू 60 to 62% के आसपास। तो दिस कुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थीसिस पॉइंट। पर यहाँ पे अगर हम एंटी थीसिस पॉइंट्स देखते हैं जो इस पूरी स्टोरी को किल कर सकते हैं, तो पहला एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है यहाँ पे कि प्रमोटर चेंज होने वाला है। यहाँ पे प्रमोटर चेंज हो सकता है। जैसे हमने अरुण कुमार की बात करी थी बिगनिंग में, तो मैंने आपको कहा था इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि व्हेन अरुण कुमार एंटर्स द कंपनी उनका एग्जिट प्लान इज ऑलरेडी इन प्लेस। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम बात करते हैं सोलारा एक्टिव की, यहाँ पे भी एग्जिट प्लान ऑलरेडी इन प्लेस भी हो सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर कभी कभी ओवरहैंग रहता है। बट बिजनेस वाइज आई डोंट थिंक कि परफॉर्मेंस जो बिजनेस की है वो हिंडर होनी चाहिए। जैसे हमने सीक्वेंट साइंटिफिक के केस में देखा, बिजनेस इज स्टिल ऑन एन इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी। अगर हम सीक्वेंट साइंटिफिक की बात करते हैं तो सोलारा में भी ये चीज है कि इवन दो प्रमोटर माइट एग्जिट बट बिजनेस स्टिल लुक स्ट्रॉन्ग टू अस। सेकेंड यहाँ पे एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अगेन दिस विल बी एन एंटीथीसिस पॉइंटर, क्योंकि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में गाइड करा है कि हमारा मार्जिन 53 to 55% के बीच में रहना चाहिए। दैट इज द ग्रॉस मार्जिन। अगर 53% से नीचे जाता है तो दिस कुड बी ए पोटेंशियल एंटीथीसिस पॉइंटर कि मार्जिन सस्टेन नहीं हो पा रहे। थर्ड एंटीथीसिस पॉइंटर यहाँ पे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज दी ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड टर्निंग इनटू अ वार्निंग लेटर। तो हमने बार बार देखा है फार्मा कंपनीज में कि जब यूएस एफडीए के ऑडिट्स होते हैं तो वो 2 या 3 टाइप्स के इंडिकेशंस देते हैं, मतलब 2 या 3 टाइप्स के जो आपके 483 फॉर्म्स होते हैं वो आते हैं। एक तो होता है कि बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं आई, दोज आर जीरो ऑब्जर्वेशन। सेकेंड होता है आपके वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, माने VII का मतलब क्या है कि हाँ थोड़ी सी खराबी है बट आप एक्शन वॉलंटरी लेके उसको ठीक कर सकते हैं। थर्ड होता है आपको ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, जहां पे आपको यूएस एफडीए बोल रहा है आपको ये चीज ठीक करनी ही पड़ेगी, आपके फॉर्म में ये लिख रहे हैं। एंड लास्ट आपका क्या होता है? वार्निंग लेटर। वार्निंग लेटर से क्या होता है कि आप उस प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं दे सकते। तो इनका जो प्लांट कुडलोर के अंदर है वहां पे इनको एनडीएमए इशू आया है। तो एनडीएमए इशू हमने प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करा, आप उसको देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो एनडीएमए इशू और कंपनीज को आके हो रहा है, आप वो भी चीज चेक कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एनडीएमए इशू आया है तो एंड यहाँ पे इशू इज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इस वजह से इनको ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड के अंदर आया है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आपको डिस्टिंग्विश क्या करना है, अगर मैं उस कंपनी का नाम लेता एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पे जब OAI आया था तो उस टाइम पे OAI आया
आया था ड्यू टू डेटा इंटेग्रिटी इशू। माने आप जो बोल रहे थे हम मतलब जो हमारी दवाई जिस तरीके से काम करनी चाहिए थी उस तरीके से काम नहीं कर रही। पर जब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इशू है और जो एनडीएमए इशू है, दिस कैन बी ऑफ अ डिफरेंट नेचर एज वेल। तो एक एंटीथीसिस पॉइंटर भी है कि क्या पता OAI टर्न्स इनटू अ वार्निंग लेटर। अगर OAI वार्निंग लेटर बन जाता है तो इनकी यहाँ से जो सेल्स है वो शायद से रुक जाएंगे, विच कैन बी अ पोटेंशियली वेरी बिग नेगेटिव फॉर द बिजनेस एज वेल। बट अगेन यहाँ पे हमें लगता है कि शायद से इतना बड़ा इशू नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का है और एनडीएमए इशू है एंड बिजनेस क्वालिटी इज स्टिल इंटैक्ट। सो दिस कुड बी अगेन अ वन ऑफ, बट दिस इज डेफिनेटली अ रिस्क, क्योंकि कभी भी अगर ये वार्निंग लेटर बन गया तो काफी रिस्की हो सकता है। आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि वेदर दिस इज अ वेरी बिग रिस्क और नॉट। This concludes the business analysis of Solara Active Pharmaceuticals। तो इसकी जो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द वीडियो हमने SOIC इंटेंसिव स्टूडेंट्स के लिए रिलीज करी है एंड उसमें हमने शेड्स ऑफ ग्रे एरिया की भी बात करी है, क्योंकि शेड्स ऑफ ग्रे एरिया भी आई थिंक बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड साथ साथ हमने जो अपने वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो बकेट फ्रेमवर्क है SOIC का वो हमने अप्लाई करा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।